नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे दोस्त, केमिस्ट्री का ये है। इससे पहले एक वीडियो जो और आया है जिसमें 2 चैप्टर हमने करा था। आज के क्लास में हम लोग 3rd चैप्टर करेंगे, परमाणु की संरचना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं इससे पहला वाला पार्ट। इसमें 150 प्लस क्वेश्चन हम लोग अभी लेकर आए हैं, सिर्फ परमाणु की संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। समस्थानिक, संभारिक, ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस है और सम न्यूट्रॉनिक क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और फंसा लेते हैं बच्चों को। वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। बहुत तरह की बातें मैं आपको यहाँ जानकारी देने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे आने वाला जो क्लासेज है उसमें भी इसी तरह 100, 150, 200 क्वेश्चन एक-एक चैप्टर से हम लेकर आएँगे, यानी कि प्रॉपर है। कहीं से फिर आपको कहीं कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों नहीं करते हो, भले ही यहाँ थंबनेल में हाईलाइट किया गया है कि बीपीएससी में ही बहुत ज़्यादा काम आएगा। स्टेट का एग्जाम देते हो आप या यूपीएससी का देते हो, किसी भी चीज़ का आप क्यों ना देते हो, हर जगह काम आएगा। जहाँ पे जीके पूछा जाता है, केमिस्ट्री आती है, वहाँ पे ये बहुत काम आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार रहा, निम्नलिखित में से कौन परमाणु का मौलिक कण है? मौलिक कण का मतलब होता है जिससे परमाणु बना हुआ है। देखिए, पदार्थ का मौलिक कण परमाणु होता है और परमाणु का मौलिक कण 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी आंसर डी दीजिएगा, ये सभी है जो मौलिक कण के अंतर्गत आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला ऑप्शन है, तत्व के परमाणु 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। क्लियर रहते हैं, परमाणु 3 कण से बना है, तो ये तो सही है। हाइड्रोजन तत्वों में अपवाद है, जिसके परमाणु में 2 ही मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जी हाँ, दुनिया का कोई भी अगर आप तत्व देखेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा ही होगा, बट इकलौता एक हाइड्रोजन है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बना है। ये कमाल बात है ना, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। और आपको बता दें, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को नॉर्मली हाइड्रोजन हम लोग बोल देते हैं, ड्यूटेरियम जिससे D2O बनता है भारी जल, और एक ट्राइटियम होता है, 3 गो होता है समस्थानिक, ध्यान रखिएगा। क्या है आगे देखेंगे हम लोग, समस्थानिक संभारिक, बस यहाँ पे रिकॉल करा दिया, थोड़ा सा पुरानी बात आपको याद आ जाए। ऑलरेडी आपको पता होगा आई थिंक। सर्वप्रथम परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुई थी? सबसे पहले क्या खोजा जाएगा, तो इसका एक ट्रिक दे देता हूँ, याद रहेगा। देखिए, अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, ठीक है, और बाहर चक्कर क्या, इलेक्ट्रॉन काटते रहता है। तो दिमाग लगाओ, कोई भी खोजने वाला आएगा तो पहले उसको क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन। तो इससे याद रहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या किया गया था, खोजा गया था। नेक्स्ट है आपका कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही है, तो आप आंसर क्या देंगे? जे टॉमसन, टॉमसन या थॉमसन कहा जाता है, याद है आपको? जे थॉमसन ने सबसे पहले खोजा था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निगेटिव पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं, ये तो सही बात है। विभिन्न तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ये भी सही बात है। अलग अलग परमाणु हैं तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन, ये दोनों तो सही है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, ये भी सही है। तो गलत तो लास्ट वाला ही है। क्लियर हो गई, गलत लास्ट वाला है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ ग्राम होता है। जी नहीं, ये इसका चार्ज दिया गया है, ये क्या है, चार्ज है। वो 1.6 × 10⁻⁻⁻19, ठीक है, और निगेटिव चार्ज होता है माइनस के साथ। प्रोटॉन पे यही चार्ज होता है प्लस में, यही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे माइनस में था। चार्ज यहाँ पे है, वजन नहीं है ये, तो आंसर यही हो जाएगा। अच्छा, वजन कितना है, ये क्वेश्चन आएगा मन में, तो देखिए 8.11, ठीक है, और गुना 10⁻⁻28 ग्राम होता है। क्लियर है बात? 8.11 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया गया मतलब किन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो बताया था। तो जस्ट दिमाग लगाएंगे, आप आंसर दे पाएंगे। तो इनका नाम था
R.A. मिलिकन द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेश बताया गया था। रदरफोर्ड ने थॉमसन ने खोज तो दिया इलेक्ट्रॉन, लेकिन उस पे उन्होंने चार्ज नहीं बताया था। ठीक है, इसके चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में बताने वाले थे R.A. मिलिकन। थोड़ा सा याद रखना है, प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान कितना होता है। अभी जस्ट मैंने बताया 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है, लेकिन माइनस वाला आंसर दीजिएगा। प्रोटॉन पे ये होता है प्लस वाला। क्लियर है बात। और ये जो दिया गया है ये ग्राम होता है, इसमें ग्राम लगा दिया तो वजन हो जाएगा 9.11 गुने 10 के पावर -28 ग्राम। क्लियर है बातें। और ये जो है ग्राम में दिया गया है 1.67 गुने 10 के पावर -24 ग्राम लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा प्रोटॉन पे आवेश। ये प्रोटॉन पे है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, सॉरी मतलब वजन है। ये प्रोटॉन का वजन है वेट, और ये है इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है। ये 9.11 गुने 10 की पावर -28 ग्राम ये इलेक्ट्रॉन का वेट है। 1.67 गुने 10 के पावर -24 ग्राम ये प्रोटॉन का वेट है। आगे कहा जा रहा है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। और 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है ये क्या चीज़ पर चार्ज है, तो आप कहेंगे ये है आपका प्रोटॉन पे चार्ज। याद रहेगा इतनी बातें। ये दोनों प्रोटॉन का है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चारों बात यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ लास्ट जान लीजिए, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश तो होता नहीं है, लेकिन उसका वजन अगर आपको कोई बोले तो इतना होता है। जितना वजन होता है क्या चीज़ का, प्रोटॉन का, उतना ही वजन होता है आपका न्यूट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ कंप्लीट हुआ, सारी बात क्लियरली। अब आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैथोड किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कैथोड किरण, देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा एक कैथोड होता है एक एनोड होता है। ठीक है, एक विसर्ग नली लिया गया था, यहाँ पे ऐसे प्लेट लगाया गया था, इधर कैथोड माइनस, इधर एनोड पॉजिटिव था। ठीक है, तो एनोड से निकल के ऐसे आ रहा था किरण, किसके तरफ आ रहा था, माइनस के तरफ, तो इसको बोला गया निगेटिव कण। ठीक है, कैथोड किरण जो है वो निगेटिव किरण होता है, और इलेक्ट्रॉन इसी से बना हुआ है। कैथोड किरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में चेंजिंग करिए थोड़ा सा, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ असत्य होना चाहिए, तब जाके बना पाइएगा। असत्य कथन पहला कह रहा है सही है कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन नामक छोटे और ऋण आवेशित कणों की बनी होती है। क्लियर हो गई। कैथोड किरणें जो होती है इलेक्ट्रॉन नामक छोटे कण और ऋण आवेशित कणों की बनी होती है, याद रहेगा। नेक्स्ट है कैथोड किरणों में आवेश और द्रव्यमान दोनों ही विद्यमान होता है। 9.11 गुने 10 के पावर -28 ग्राम ये इसका वजन होता है। 9.11 गुने 10 के पावर -28 ग्राम ये है इलेक्ट्रॉन का वजन। और आवेश की बात करिएगा तो 6 पॉइंट सॉरी आवेश का बात कीजिएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है, लेकिन माइनस में होता है, ध्यान रखिएगा। 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम ये होता है कैथोड किरण का, मतलब इलेक्ट्रॉन पे। क्लियर हो गई बातें। तो ये दोनों सही था। तीसरा है कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है, ये भी सही है। ये तीनों बात सही है, मतलब आंसर आपका क्या होने वाला है, डी नंबर। वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें विचलित नहीं होती है। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, विचलित होगा, होना पड़ेगा। क्यों, एक ट्रिक जान लीजिए। जैसे अल्फा कण है, कोई भी किरण है, सारा विचलित होता है, बस इतना माइंड में रखिए। कौन नहीं होगा, तो सिर्फ याद रखना है क्या, जिस पे आवेश नहीं है, जिस पे जीरो आवेश है वही। जैसे गामा किरण, गामा किरण होता है ना, गामा किरण को हमेशा याद रखिए वो विचलित नहीं हुआ, क्योंकि वो ना उस पर निगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जा रहा है, उसको कोई नहीं डिस्टर्ब कर सकता, ना वैद्युत क्षेत्र ना चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि उस पर कोई चार्ज ही नहीं। सॉरी, हाँ, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल रहता है। उसी तरह गामा किरण हो गया, लेकिन अल्फा हो गया, कोई भी और दूसरा किरण है, सब डिफ्लेक्ट होता है। तो ये गलत है, क्योंकि कैथोड किरण के बारे में आता है ना, कैथोड किरण पे तो निगेटिव चार्ज है, तो डिफ्लेक्ट होगा। कह रहा है कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, सही बात है, अभी बताया। एनोड अथवा कैनाल किरणें प्रोटॉन की बनी होती है, जी हाँ, एनोड या कैनाल किरणें प्रोटॉन की बनी होती है, ये भी सही बात है। दोनों इसका सही है, दोनों।
निम्नलिखित मौलिक कणों में किसका द्रव्यमान सबसे कम है? सबसे कम है आपका न्यूट्रॉन का, सॉरी इलेक्ट्रॉन का। सबसे द्रव्यमान कम इलेक्ट्रॉन का ही है। यहाँ पे है कि परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है। परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। परमाणु के संबंध में यह विचार किसने दिया था? ये देने वाले थे आपको जे टॉमसन ने दिया था सबसे पहले। इन्होंने ही खोजा और इन्होंने ही ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया था, बट बाद में ये गलत साबित हो गए। जे टॉमसन ने दिया कि परमाणु एक धन आवेशित गोला पिंड है और जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसा रहता है। नेक्स्ट है कि परमाणु संरचना मॉडल किसने प्रस्तावित किया? परमाणु संरचना मॉडल देने वाले कौन थे? दिमाग लगाइए। तो परमाणु की संरचना के बारे में बताने वाले नील बोर थे। नील बोर और रदरफोर्ड। पहले तो रदरफोर्ड फिर नील बोर, ये दोनों ने भी इसके बारे में बताया। नेक्स्ट है नाभिक की खोज के लिए। नाभिक के खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पथ पर हल्का अल्फा कणों की बौछार की, तो रदरफोर्ड ने क्या किया? जैसे ही बौछार कराया तो क्या हुआ पता है? अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित के हुए धातु के पन्नी के पार कर गए। देखिए ऐसा उन्होंने धातु का पन्नी लिया, एकदम पतला लिया सोना का। यहाँ से किरण दिया उन्होंने, किरण दिया था। कुछ किरण तो सीधा ऐसे निकल गया, कुछ थोड़ा टेढ़ा होकर निकला और कुछ बीच वाला जो मिडिल वाला था ना रिटर्न हो गया। तो जब ये घटना हो तो उन्होंने क्या समझा? पहला है अधिकांश अल्फा कण है अपने मार्ग से बिना विचलित हुए पन्नी को सीधे पार करके निकल गया, तो हाँ सही है ये। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हुआ, ये भी सही है। और बहुत ही कम अल्फा कण धातु के पन्नी से टकराकर अपने मार्ग में वापस आया। यानी ये सारी बातें सही उन्होंने कहा। ठीक है, अच्छा ये क्या हुआ बात इसको समझिए। जब उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें छिद्र बनाए जो सीधा निकल गया, इससे पता चला कि परमाणु के अंदर ना बहुत सारा खाली जगह है। ये उनको पता चला पहला पॉइंट से, क्योंकि सीधा गया तभी तो खाली था। थोड़ा सा टिल्ट होकर गया, इससे समझ में आया कि जो हम भेज रहे हैं कण अल्फा कण और अल्फा पॉजिटिव कण है। अल्फा क्या है? पॉजिटिव कण है। तो उनको समझ में आ गया इसका सीधा मतलब है कि जो साइड से सीधा गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं बाहर में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कोई निगेटिव कण है। उनको समझ में आया कि बाहर कोई निगेटिव कण है, तभी तो ये इसको प्लस माइनस को छेड़छाड़ नहीं किया, आगे बढ़ गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कुछ टिल्ट होकर गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में कोई धन आवेशित कण है, क्योंकि हम धन आवेशित किरण दे रहे हैं यहाँ से, तो धन धन तो दूर भगाएगा ना, मतलब प्लस प्लस दूर भगाएगा, माइनस माइनस दूर भगाएगा। तो प्लस इन्होंने दिया था, यानी दैट मीन्स बीच में कोई प्लस जैसा चीज है। और रदरफोर्ड को इससे पता चल गया था कि बीच में कुछ तो है, खेला बेला गड़बड़ है। समझे? एक्सपेरिमेंट समझ में आ रही है बात? परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? नाभिकीय मॉडल बताइए जरा, आ गया ना क्वेश्चन। तो रदरफोर्ड ने दिया था नाभिकीय मॉडल। अभी तो आपको एक्सपेरिमेंट ऊपर बताएं। निम्नलिखित में से किसने परमाणु संरचना जानने हेतु रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम द्वारा निकले अल्फा कण, देखिए आ गया ना, अल्फा कण से सोने पर पतला पत्थर पर प्रहार कराया? तो कौन थे? रदरफोर्ड थे। अभी जस्ट आपको बताया ना मैंने। क्वेश्चन बदल बदल के पूछ सकता है। पता है कॉन्सेप्ट तो ठीक है, नहीं तो नहीं बता पाइएगा। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? नाभिक के बारे में कौन बताएगा? बताइए आप जरा मेरे को। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रदरफोर्ड, तो कोई और गांव वाला बताएगा? नहीं, रदरफोर्ड बताएंगे। नेक्स्ट है कि परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया? तो अभी आपने ऊपर देखा है, देखिए यहाँ पे कौन सा कण? अल्फा कण। अब ऑप्शन में देखिए अल्फा कण कौन सा है? ये तो बीटा है, ये एक्स किरण है, ये गामा है। अल्फा कण अल्फा पॉजिटिव है, बीटा निगेटिव है और गामा जीरो है, कुछ भी इस पे नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है। निम्नलिखित में से कौन से कण आवेशहीन उदासीन कण है? तो न्यूट्रॉन आवेशहीन और उदासीन कण है। इस पर कोई आवेशहीन और उदासीन कण है, कोई आवेश नहीं होता है, ठंडा गर्म। निगेटिव पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। प्रोटॉन पर आवेश किस चीज पे? प्रोटॉन पे आवेश डैश पर आवेश के बराबर होता है।
तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इसमें पूछ नहीं ना रहा है कि निगेटिव या पॉजिटिव, तो जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है। और ये ऑप्शन तो गड़बड़ दिया है, यहाँ प्रोटॉन नहीं लिख सकता है, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन तो ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, समझे। यहाँ प्रोटॉन के जगह पर कुछ और ऑप्शन होता, ये बात माइंड में बैठा लीजिए। यहाँ पे अभी है मिस प्रिंट, यहाँ पे है, यहाँ कुछ और होना चाहिए। वैसे प्रोटॉन का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अभी तो फिलहाल दोनों ऑप्शन सही है। अच्छा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान डैश के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, तब प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर माना जाता है। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। करा इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। मैं ट्रिक देता हूँ, याद रखिएगा। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, तो पहला तो सही हो गया, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, यहाँ लगा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा ये बदल चुका है। पहले माना जाता था कि रदरफोर्ड, लेकिन अब वैज्ञानिक कहता है नहीं, रदरफोर्ड नहीं, गोल्डस्टीन। कौन? गोल्डस्टीन। मैं अभी भी ट्रिक वही है कि ईंट पर नाच, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गोल्डस्टीन होगा। ईंट तो है, लेकिन क्या चीज़ का है? गोल्ड का है। नाचना तो है, ये है ईंट पर नाच, तो पर क्या चीज़ पर? गोल्ड, बीच में गोल्ड कर लीजिए। ईंट क्या चीज़ का? गोल्ड। गोल्ड पर नाचना है, और नाचना लास्ट में। देखिए, न्यूट्रॉन का चैडविक, न्यूट्रॉन का चैडविक, ये सही है। और प्रोटॉन का रदरफोर्ड नहीं, रदरफोर्ड के जगह पर क्या देंगे? गोल्डस्टीन। क्लियर रहेगा, बात याद रहेगा। और पॉजिट्रॉन का एडर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉजिट्रॉन वाला भी पूछता है एग्जाम में। कुछ लोग इसको हल्का में लेते हैं, पॉजिट्रॉन को कैसे पूछ सकता है? पूछता है तो पूछता है। पॉजिट्रॉन एडर्सन, याद रखिएगा, एडर्सन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। परमाणु विद्युतः उदासीन होते, एकदम सही बात है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना परमाणु में, उतना ही प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये दोनों कट जाता है तो उदासीन हो जाता है। परमाणु का नाभिक धन आवेशित होता है, क्योंकि अभी मैं बताया कि धन अंदर में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन प्लस है, इसीलिए नाभिक को पॉजिटिव माना जाता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्लियर हो रही है कॉन्सेप्ट? परमाणु संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? गड़बड़ पूछ रहा है आपको परमाणु संरचना के बारे में। पहला पढ़िए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं, तो ये सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं, भी सही है। परमाणु के सभी मूल कण परमाणु में समान संख्या में उपस्थित होते हैं, नहीं, ये गलत है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान रहता है, ठीक है, ये दोनों बराबर रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या बदलते रहता है, न्यूट्रॉन का संख्या बदलते रहता है। याद रहेगी इतनी बातें। परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या समान होती है। जी हाँ, समान होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान होती है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? अभी थोड़ा देर पहले जो मैं बताया था, याद आया? एडरसन। एंडरसन ने क्या किया था? पॉजिट्रॉन खोजा था। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए देख रहे रिपीट हो रहा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कई कई बार। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकर्ण है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते? न्यूट्रॉन नहीं होते। दुनिया का एकमात्र तत्व है अपवाद, वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है ना? कमाल की बात। निम्न, एक मिनट, ऑप्शन क्या था? छब्बीस का हाइड्रोजन तो आंसर होता है, लेकिन ऑप्शन देख रहे हैं जरा, गौर किए अभी? मैं तो ये तो गौर किया, मैं सब दिन तो हाइड्रोजन ही पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूँ ड्यूटेरियम दिया है, ट्राइटियम दिया है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो कमाल हो गया, इसका आंसर ये तीनों हो जाएगा जनाब। ऐसे एग्जाम में तो नहीं आना चाहिए, हाइड्रोजन का समस्थानिक में भी वही स्थिति होता है। कोई नहीं, हाइड्रोजन ही आंसर मारिए। निम्नलिखित में से कौन सा धन आवेशित कण है? तो प्रोटॉन।
प्रोटॉन धन आवेशित कण है। देखिए कैथोड ऋण आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। अगर एनोड लिखेगा एनोड तो ये भी धन आवेशित कण है, ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन एनोड के जैसा है। और इसी को कैनाल किरण भी बोलते हैं, कैनाल जो बोलते हैं, कैनाल भी पॉजिटिव ही होगा, एनोड के ही कैनाल बोलते हैं। आगे कहता है कक्षा के ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर घटता है, नहीं, नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है, ये आंसर होगा। जैसे देखिए आप ऐसा जानते होंगे 1 2 3 4 5 ऐसा होता है। देखिए इसको होता है के एल एम एन ओ पी, ऐसे होता है ना। तो जैसे जैसे बाहर की तरफ आप जाएंगे ऊर्जा बढ़ते जाएगा, ऊर्जा बढ़ते जाएगा। और इसका कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है देने का फॉर्मूला आप जानते हो, 2n² होता है, ठीक है। जैसे के को 1 नंबर कहते हैं, एल को 2 नंबर, एम को 3 नंबर, एन को 4 नंबर, ओ को 5 नंबर, पी को 6 नंबर। तो आपको के में जानना है कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो कुछ नहीं कीजिए, 2 एन के जगह पर 1 डालिए और स्क्वायर करिए, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है के में। अगर आपका मन है जानना एल का, तो यहाँ 2 रख दीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब एल में 8 रह सकता है। 3 3 9 दूनी 18 रह सकता है एम में। 4 चौक 16 दूनी 32 रह सकता है पी में। समझ में आ रही है बात कैसे निकल रहा है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूद सकता है, ये सही है, ये कूद सकता है, सही बात है। ऊर्जा ज़्यादा मिलेगा, इससे उसमें छलांग मार जाएगा। इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। अंदर से बाहर, इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है तो इलेक्ट्रॉन का अवशोषण होता है, एकदम सही बात है। और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, सही बात है। अंदर जाएगा ऊर्जा निकलेगा, ऊर्जा उसको छोड़कर अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन बाहर आएगा तो ऊर्जा लेकर आएगा। बात समझे कि इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहर कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, और जब अंदर जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसका रीजन समझिए ना आप, बच्चा वाला बात है, एकदम बेसिक में बात बता रहा हूँ आपको, आप समझिए एकदम। अभी तुरंत के यहाँ से इतना बेसिक था, माइंड कंफ्यूज हो रहा था। देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अगर इसको ऊर्जा चाहिए ज़्यादा, इसको ऊर्जा ज़्यादा है, इसके पास कम ऊर्जा है। अगर ये बाहर से कह रहा है कि मुझे अंदर जाना है, तो एक बात बताइए, इसका ऊर्जा तो ज़्यादा है, अंदर तो जगह नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा, कुछ ऊर्जा बाहर छोड़ के जाएगा, कुछ ऊर्जा बाहर छोड़ देगा और अंदर चला जाएगा जितना अंदर ऊर्जा का ज़रूरत है। क्लियर हुई बात? ऊर्जा अवशोषित हुआ ना, बाहर से भीतर गया तो। ये इसका मैं बताया अभी। अच्छा यही सिचुएशन बाहर देखिए। अब अंदर इलेक्ट्रॉन है, बाहर आ रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं से ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, तभी तो ये इसमें रहने लायक बनेगा। आगे कहा जा रहा है आपका कि परमाणु के किस कक्षा में ऊर्जा अधिक होगा, तब देख लीजिए के एल एम एन ओ पी ऐसे होता है। तब देखिए सबसे लास्ट में कौन है, के तो शुरू में तो हो नहीं सकता, एल एल भी नहीं होगा, एम एन सबसे लास्ट में, एन आंसर होगा, सबसे लास्ट में होगा, उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगा। यहाँ पे कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र से प्राप्त की जा सकती है, 2n² से प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते उसे रदरफोर्ड ने ऑर्बिट कहा था। जी हाँ, रदरफोर्ड साहब उसको सेल नहीं कहते, उसको सेल कहने वाला नील बोर थे, उन्होंने सेल कहा था। ये जो मैं रिंग बना रहा हूँ, ये रिंग सब क्या है, ऑर्बिट है, सेल है। तो इसको सेल कहने वाले कौन थे, नील बोर, और इसको ऑर्बिट नाम देने वाले कौन थे, रदरफोर्ड। दोनों सही था इसका मतलब। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, परिक्रमा कर रहा है, इसका आंसर देना आसान रहेगा, मतलब सही रहेगा, सी, सदा धनात्मक होता है, ठीक है। कुल ऊर्जा सदा धनात्मक रहता है और संचित भी रहता है। यहाँ कह रहा है कि तृतीय कक्षा एम में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 हो सकती है, तो 2n²।
तो ये 2 और 3 का होल स्क्वायर, तो 3 3 9 दूनी 18, तो ये सही बात है, पहला तो सही हो गया। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होगी, ये भी सही बात है। एगो चीज़ जानिए, कोई भी आप कक्षा बनाते हैं, सबसे बाहर वाला में ना हाईएस्ट 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में नहीं रहेगा किसी भी तत्व का। के से ज़्यादा ऊर्जा एल में, उससे ज़्यादा एम में, के एल एम एन, पहला ही आंसर हो जाएगा। इस तरह का ऊर्जा बढ़ते रहता है। निम्नलिखित में से किस कक्षा यानी सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 32 हो सकती है? तो देखिए के एल एम एन, तो 1 2 3 4 एन में आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 से कटने वाला 32 है, तो देखिए 2n स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं एन के जगह पर, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो एन आंसर हो गया। समझ में आया कैसे? निकाल के भी बता रहे हैं, फंसना नहीं है एग्जाम में। वह कण जो, गौर से सुनिए, न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है, कौन है? तो उसका नाम है मेसॉन। मेसॉन जो होता है ना, न्यूक्लियॉन का न्यूक्लियॉन क्या होता है? तो न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस में जो कण रहता है उसका, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसको बांधे रखने वाला मेसॉन है। मेसॉन कण इसको बांध के रखता है। मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? तो यूकाबा है। मेसॉन के खोजने वाले कौन है? यूकाबा, 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 मेसॉन, याद रहेगा। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल से निम्न में कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं होती है? रदरफोर्ड वाले से यह मॉडल यह समझाने में विफल रहा कि परमाणु अस्थायी क्यों होते हैं, ये भी सही बात है। रदरफोर्ड मॉडल के कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं की गई थी, ये भी सही बात है। इनका दोनों जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जानकारी नहीं मिला था इनके प्रयोग से। क्लियर है बात? इसका आंसर सी दे दीजिए, 1 और 2 दोनों नहीं पता चल पाया था। निम्नलिखित में कौन सा मूल कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत परंतु द्रव्यमान समान होता है? आवेश जो इलेक्ट्रॉन के विपरीत, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान समान कह रहा है। प्रोटॉन तो आंसर देना सही नहीं होगा, प्रोटॉन ऑप्शन में है भी नहीं। तो 40 का आंसर क्या दीजिएगा? पोजिट्रॉन। क्या होता है? पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है और परंतु द्रव्यमान समान होता है। क्लियर हो रही बात है? पोजिट्रॉन याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या हम लोग कहते हैं। प्रोटॉन का संख्या जो होता है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और वही परमाणु संख्या होता है। क्लियर है? और ये जो देखिए परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान एक ही चीज़ है। समझे? बस याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान जब लगता है ना तो AMU लगा देते हैं उसके पीछे। मान के चलिए इसका परमाणु संख्या किसी का 40 है, द्रव्यमान संख्या, तो परमाणु द्रव्यमान जानते हैं 40 AMU हो जाता है। करा परमाणु संख्या का संबंध है तो तत्वों से संबंध है, परमाणु संख्या तत्व का ही ना होता है। कह रहा है द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या हमेशा याद रखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जोड़ने से बनता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी आंसर हो जाएगा 43 का। क्लियर हो रही है बातें? बहुत क्वेश्चन करना है, इसलिए बढ़िया से समझते चलिए। क्लियर करता चल रहा हूँ इसीलिए। किसी तत्व के परमाणु संख्या Z है तथा द्रव्यमान संख्या A है, उस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो आपको परमाणु संख्या ही प्रोटॉन के बराबर होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो द्रव्यमान संख्या कितना है? A है, ये A है और ये Z है, तो A में से Z को हटा दीजिए, यही आंसर हो जाएगा A माइनस Z। क्लियर है बात? परमाणु संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? गलत वाला पकड़ना है। पहला कहा जा रहा है आपका, किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या, उस तत्व के परमाणु संख्या कही जाती है। तो ये तो 100% सही है, प्रोटॉन का संख्या ही परमाणु संख्या होता है। आगे देखा जाए, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो जी हाँ, उदासीन कहने का मतलब क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर हो। ठीक है,
तो ये तो उदासीन हो जाएगा कट के। तो उसमें क्या है, परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ये बराबर हो जाएगा परमाणु संख्या के। तो ये भी सही है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है सी नंबर की तत्व की परमाणु संख्या। कौन सा परमाणु संख्या केवल केवल उदासीन परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, न कि किसी आयन में। ये गलत बात है, समझे। ऐसा नहीं है, आयन में भी हो सकता है। तो यही आंसर आपका हो जाएगा गलत। काय कर रहा है, तत्व का परमाणु संख्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित हो जाती है। देखिए परमाणु संख्या कहीं भी परिवर्तित नहीं होती, नेवर। परमाणु संख्या में कोई चेंजिंग कर ही नहीं सकता। कुछ भी बना लीजिए आप, डजंट मैटर, आयन बना लीजिए, कोई रिएक्ट करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, ये नहीं हो सकता। यही आंसर देना सही रहेगा, इससे भी बेहतर ये आंसर रहेगा। सी नंबर था कि तत्व की परमाणु संख्या केवल उदासीन परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, न कि किसी आयन में। तो ये आंसर जो है सही है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दिया जा सकता है। मान के चलिए कि परमाणु संख्या की बात थी ना, माफ़ी चाहते मैंने बोल दिया था कि ये जो होगा आंसर गलत होगा, बिकॉज ऑफ परमाणु संख्या था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या तो था नहीं, क्योंकि परमाणु संख्या किस पर डिपेंड होता है, तो प्रोटॉन पर। और करे देखिए, तत्व की परमाणु संख्या केवल उदासीन परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, न कि किसी आयन में। तो जी हाँ, उदासीन होगा, परमाणु संख्या है तो उदासीन होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। आयन में तो हो नहीं पाएगा, आयन में तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ना, आप समझे हैं। आयन में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, दोनों कंडीशन होता है। आयन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसे मान के चलिए आपने देखा होगा NaCl, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने ग्रहण किया। क्लोरीन, सोडियम को कैसे लिखते हैं, प्लस, और क्लोरीन को लिखते हैं माइनस। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम गया, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो फिर यहाँ पे परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन तो डिसाइड नहीं करेगा, यहाँ तो प्रोटॉन डिसाइड करेगा, क्योंकि परमाणु संख्या तो चेंज नहीं होता है। तो इसका आंसर देना आपका डी सही रहेगा, ठीक है। ABC सही था। इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है क्वेश्चन कि एक तत्व का द्रव्यमान संख्या, कौन सा संख्या, द्रव्यमान संख्या 23 है, तथा उसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। तत्व का परमाणु संख्या बताइए, ठीक है। देखिए आपको पता होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर। आपको न्यूट्रॉन पता है, न्यूट्रॉन कितना पता है, 12। तो ये कितना होगा, दिमाग लगाइए, 11, तभी तो 23 बनेगा ना। तो बस निकल गया, यही तो पूछा था आपका। परमाणु संख्या कितना होगा, तो जितना प्रोटॉन का संख्या होगा उतना ही परमाणु संख्या होगा। कितना होगा, 11। आंसर क्या चला जाएगा, ए नंबर ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। कोशिश करेंगे, सारे क्वेश्चन आपसे बनेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तो परमाणु संख्या कितना होता है। इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ प्रोटॉन से मतलब है। 8 है तो परमाणु संख्या भी 8 होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे एगो चीज़ समझिएगा कि यहाँ ऊपर में प्रिंट है 235 करिए इसको, ठीक है, ऊपर में 235 होगा। देखिए परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, इन चीज़ों को आप इससे पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया यूरेनियम और नीचे लिखा हुआ 92 और ऊपर यहाँ लिखा है 235। ये 235 इस तरफ भी लिखा हुआ रह सकता है, यहाँ 235 कहीं भी रह सकता है, यहाँ नहीं लिख के यहाँ भी लिखा जा सकता है, समझे। डजंट मैटर, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं। अब समझिए ज़रा, नीचे हमेशा होता है परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या कही है या प्रोटॉन का संख्या कही है, नीचे रहता है। ऊपर में क्या रहता है, दो जोड़कर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़ कर रहता है। इन दोनों में कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। अब उसी आधार पर जवाब दे सकते हैं। जैसे तो यहाँ तो पहले सही कर लीजिए कि यहाँ 235 है। अब कह रहा है कि प्रोटॉन का संख्या कितनी है, तो ये जो ऊपर में है तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होगा। बात समझ में आ रही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होगा। लेकिन नीचे जो रहता है वो क्या रहता है, परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होता है। तो बस यही आपका 92 ही आंसर हो जाएगा, 92 प्रोटॉन होगा। यहाँ कह रहा है कि परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A, कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब पहले समझिए, द्रव्यमान संख्या में क्या क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, और परमाणु संख्या प्रोटॉन होता है। तो आपको इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो कैसे बता पाएंगे भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली यहाँ तो कहा नहीं है कि
परमाणु आयन है में तब्दील है कि नॉर्मल है, तो नॉर्मल मान के चलिए। आयन होता तो बताता। अगर ये परमाणु नॉर्मल है तो इसमें प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसको ए से आप सूचित कर रहे हैं। ए में से घटा दीजिए जेड, क्योंकि जेड ही तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर है, तो निकल जाएगा आपको न्यूट्रॉन। एक मिनट, सॉरी, क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन ही पूछा है, इलेक्ट्रॉन ही पूछा है दोस्तों, जेड ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो इसका कोई यूज इसमें नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन पूछा है इसीलिए। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है जोड़ के। परमाणु का द्रव्यमान भी प्रदान करता है। जी हाँ, आप याद रखिएगा, परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान सेम ही होता है। जैसे मान के चलिए परमाणु संख्या 20 है किसी भी एटम का, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 20 AMU खाली लिखना है, इसके जोड़े AMU यूनिट लगा देना, हो गया ये परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है बात? नेक्स्ट है आपका कि परमाणु द्रव्यमान अंकिक रूप से उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। अंकीय रूप से, अंकिक मतलब अंकीय रूप से, क्योंकि एगो में AMU लगता है, तो ये दोनों सही है, दोनों सही है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या 8 है, तो उस परमाणु पर आवेश कितना है? 0, क्योंकि कट जाएगा ना, प्लस माइनस कट जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निगेटिव पॉजिटिव है ना। यहाँ देखिए नीचे 13 है, ऊपर में 27 है, तो नीचे परमाणु संख्या है और यही प्रोटॉन का संख्या भी होता है 13 में। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? तो देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 13 13 ही रहेगा, नीचे जितना रहता है वही होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों। ऊपर में क्या है? द्रव्यमान संख्या, उसमें न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ कह रहा है कि 88 और 226 में नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन जितना ये है ना उतना ही होगा, तो पहले ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, 88 वाला होगा, और उसका न्यूट्रॉन का संख्या, तो न्यूट्रॉन निकालने के इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। बात समझे? तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता। आप घटाते हैं 226 में से घटाइए 88, यहाँ 8 आ जाएगा, इस ऑप्शन में 8 है तो यही आंसर हो गया, और यहाँ आ जाएगा 1 3। क्लियर है बात? घटा के न्यूट्रॉन निकलेगा इन दोनों में। इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो जो नीचे में है वही इलेक्ट्रॉन का संख्या 19 होगा, प्रोटॉन भी यही होता है। न्यूट्रॉन का होता है तो 40 में से घटा के निकालते हैं न्यूट्रॉन को। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 है, उसकी परमाणु संख्या 11 है। परमाणु द्रव्यमान 23 है, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या 11 है, मतलब और उस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रोटॉन का संख्या हो गया, इसमें से 11 घटा लीजिए, क्या आ जाएगा? 11 ही तो 12 आएगा, 12, तो 12 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है? यहाँ पे कह रहा है कि एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 19 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जाएगा सी इसका। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो न्यूट्रॉन के साथ किसी को जोड़ दीजिए ना, इसको जोड़ दीजिए, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 4 हो जाएगा आंसर। इलेक्ट्रॉन को साइड रखिए। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए, 29 हो जाएगा आंसर, सॉरी 39 हो जाएगा। यूरेनियम का समस्थानिक है ये, यूरेनियम, यहाँ 92 करिए, नीचे गलती 29 लिखा हो, 92 होगा। यूरेनियम 92, 238 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो इन दोनों को घटा दिया जाए, तो 8 में से 2 गया 6, आ जाएगा आपका 146। नेक्स्ट है निम्नलिखित में 20 न्यूट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो देखिए 18 इलेक्ट्रॉन तो 18 प्रोटॉन भी होगा, तो नीचे में देखिए 18 प्रोटॉन कहाँ है? यहाँ पे है, यही आंसर हो जाएगा। अब घटा के देखिए ना आता है कि नहीं। 33 में से आप घटाइए 18 को, 20 आना चाहिए, नहीं आ रहा है।
कुछ मिसप्रिंट है, इसका मतलब 60 में। ऑप्शन दीजिए, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन बना लीजिए, कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। क्लियर है बात? निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाले कण कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, 18 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अच्छा, इसका आंसर तो इनमें से कोई नहीं था, अभी मैंने जस्ट बताया। ध्यान रखिए, इनमें से कोई नहीं निकल पाएगा। परमाणु द्रव्यमान का मान द्रव्यमान संख्या का 2 गुना होता है, ऐसा कभी है क्या? परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, ध्यान रखिए, गलत है। परमाणु द्रव्यमान का मान द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है, यही आंसर होगा। करा हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 AMU है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? तो देखिए, जितना द्रव्यमान होता है ना, उसी को द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं, यानी 4 द्रव्यमान संख्या हुआ। और द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी रहता है। आपको दे चुका है प्रोटॉन, 2 पीस प्रोटॉन है इसमें से, तो 2 इसमें से हटा दीजिए, तो 2 हटाइएगा तो क्या बचेगा? 2, और ये 2 ही तो क्या है? न्यूट्रॉन है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु परचक्रण होता है? क्या है? न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है। दिमाग लगाइए, न्यूट्रिनो है ऐसा। ना कोई द्रव्यमान है, लगभग न के बराबर द्रव्यमान माना जाता है, ना कोई इस पर आवेश है, लेकिन ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब की तरह प्रचक्रण का गुण होता है, मतलब मूवमेंट है इसमें। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? अभी न्यूट्रिनो आपने देखा, तो इसके खोजकर्ता पाउली है। न्यूट्रिनो खोजने वाले कौन है? युकावा नहीं, पाउली है। कमेंट्स में बताइए। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, युकावा क्या चीज़ का खोज किए हैं। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक सही रहेगा? पहला है कि एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है, ये जरूरी नहीं है, ये गलत है। जरूरी नहीं, डेसिमल में भी रहता है, 3.5 ऐसा करके भी। आगे कहा जा रहा है, एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं। जी हाँ, अगर तत्व समान है तो उसके जितने भी परमाणु होंगे सबके परमाणु भार क्या होंगे? समान होंगे। एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु भार उस तत्व के परमाणु, अच्छा एक मिनट, थोड़ा ज़्यादा रिपीट हो गया। एक तत्व का परमाणु भार एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के, यहाँ तक काट दीजिए। अब सुन, अब पढ़िए। एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। परमाणु भार जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो कह सकते हैं, बट इससे बेहतर वो ऑप्शन था। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न, तत्व का परमाणु भार भिन्न नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एक ही तत्व है तो सबका परमाणु भार समान रहेगा। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक कभी नहीं, हमेशा ज़्यादा होगा। परमाणु क्रमांक से हमेशा ज़्यादा होगा उसका द्रव्यमान संख्या, अप्रॉक्सीमेटली डबल के करीब रहता है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या बोलते हैं? आसान क्वेश्चन है, जवाब दीजिए जरा। इसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान का क्षति। ठीक है, इसको अंग्रेजी में देखेंगे तो अच्छा, ये लॉस ऑफ मास बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, लेकिन इसको किस नियम से ऐसा होता है? तो रेडियो एक्टिविटी द्वारा ये क्षति होता है, यही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन
जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? ध्यान दें, नहीं पूछ रहा है, गड़बड़ पूछ रहा है। पहला है भिन्न तत्वों का द्रव्यमान समान हो सकता है। जी हाँ, अलग अलग तत्व का द्रव्यमान संख्या सेम हो सकता है, ये सही है। तो मैं पीछे से सही करता हूँ क्योंकि इसमें गलत बताना है। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, तो तत्व के द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकता है, ये गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है जी, बताओ आप। एक ही तत्व है, उसका द्रव्यमान संख्या कैसे बदलेगा? द्रव्यमान संख्या हमेशा सेम रहेगा। आंसर बी हो जाएगा इसका, 68 का। आगे है कि किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो जी हाँ, प्रोटॉन हमेशा समान होता है तत्व में। किसी तत्व के सभी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होगी। तो जी हाँ, सेम तत्व है तो न्यूट्रॉन समान क्या बोलता है, प्रोटॉन समान रहता है। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? तो चूंकि उसको प्रोटॉन आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन नाभिक में ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहता है सिर्फ, तो इसीलिए उसको हम डायरेक्ट प्रोटॉने कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन तो चक्कर काट नहीं रहा है। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण, एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे बड़ी काम का चीज़ बता रहे हैं। यहाँ पे यहाँ का ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ परमाणु क्रमांक मारेंगे, लेकिन मैं आपको आंसर बता दूं, एक टेक्निक आप जान लीजिए। इस ऐसा जब भी पूछे सर्वाधिक मौलिक लक्षण जो होता है किसी भी तत्व का, क्या चीज़ का? तत्व का, तो आंसर जाएगा सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? अगर ऑप्शन में है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मारिएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर ये नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन मारेंगे, टिक टिक। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को टिक मारेंगे, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से ही बना है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं हो तब हम लोग क्या मार देंगे? परमाणु क्रमांक, क्योंकि परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉन होता है, उसके मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन। सबसे बेस्ट संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तब परमाणु क्रमांक। इस ऑप्शन में तो है नहीं कुछ भी, तो क्या टिक करना अच्छा रहेगा? परमाणु क्रमांक। यहाँ देखिए, तत्वों की प्रकृति आ गया, फिर से क्वेश्चन सेम है। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है परमाणु का भार, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। देखिए, परमाणु क्रमांक भी था, लेकिन आंसर डी देना सही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परफेक्ट रहेगा। यहाँ का किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। फिर से आ गया क्वेश्चन, रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, तो ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन भी है और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी है, तो पहले आंसर संयोजी को देंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब जाके इलेक्ट्रॉन देते, ये भी नहीं होता तब क्या देते? परमाणु क्रमांक। तो यहाँ आंसर दे दीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। फिर से आ गया, देखिए, परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु संख्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो आंसर परमाणु संख्या देंगे यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से। ये इस क्वेश्चन को बताइए, किसी परमाणु का, क्या चीज़ का? परमाणु का रासायनिक व्यवहार। फिर से आ गया क्वेश्चन, निर्भर करता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूक्लियस में गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्या आंसर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या जो घूम रहा है गिर्द, उससे। दो परमाणु के समस्थानिक, अब समस्थानिक की बात करेंगे। दो परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक मतलब स्थान समान, समस्थानिक मतलब समान स्थान, समान स्थान। याद रखें, समान स्थान, तो यानी उसका स्थान कैसे मिलता है किसी का? तो आप कहेंगे सर किसी भी तत्व का स्थान मिलता है परमाणु क्रमांक के आधार पर। बात समझ में आ रही है? परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो दीजिए यहाँ पे, जब आप परमाणु क्रमांक के आधार पर जिसका परमाणु क्रमांक समान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दिमाग लगाइए। कहेंगे कि सर वही तो समान हो जाएगा, उसका स्थान समान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खुद सोचिए, क्योंकि स्थान किसी का मिल रहा है परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु क्रमांक समान हो गया, तो कहिए कि हाँ सर वो समान हो गया। तो उसका परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, यही आंसर हो जाएगा। समस्थानिक को परमाणु में किसकी संख्या समान नहीं होती है? समस्थानिक है तो किसका संख्या समान नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन का होगा, सॉरी न्यूट्रॉन का होगा, क्योंकि परमाणु संख्या जो बनता है, ध्यान रखिएगा, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के बनता है, ठीक है। और प्रोटॉन तो हमेशा फिक्स्ड होता है, तो न्यूट्रॉन में कमी और बेसी होती है, और इस वजह से ही क्या होता है, उसका समान संख्या नहीं हो पाता है। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति से होता है? समस्थानिक है
तो हमेशा न्यूट्रॉन टिक मारिए। उसके अंतर से प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। किसी तत्व के दो समस्थानिक किन किन गुणों से भिन्न होते हैं? समस्थानिक है तो परमाणु संख्या में भिन्न नहीं हो सकता, परमाणु संख्या में कभी भिन्न नहीं हो सकता, प्रोटॉन की संख्या में कभी भिन्न नहीं हो सकता, द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट है कि समस्थानिक नाभिक वह नाभिक है, समस्थानिक नाभिक वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। समस्थानिक का कह रहा है तो प्रोटॉन भिन्न कभी नहीं हो सकता, प्रोटॉन को गाँठ दीजिए, प्रोटॉन कभी भिन्न नहीं हो सकता, प्रोटॉन की संख्या वही रहेगा, न्यूट्रॉन की संख्या बदलेगा। ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्लियर हो रही है? अब आसान लग रहा है। समस्थानिक का फिर से बात है, समान रासायनिक गुण। समस्थानिक के बारे में एक जानिएगा, भौतिक गुण अलग होता है और रासायनिक गुण सेम रहता है, दोनों सही है इसके। बात समझे? सिर्फ एक और दो ही आंसर देना परफेक्ट रहेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। उसका रासायनिक गुण समस्थानिक का समान होता है, लेकिन भौतिक गुण अलग होता है। बहुत लोग इसको उल्टा मार देते हैं, उनको लगता है समस्थानिक है तो शायद उसका भौतिक गुण समान होगा। जी नहीं, भौतिक गुण उसका अलग रहता है, रासायनिक गुण उसका समान है, सेम तरीका से रिएक्ट करेगा वो। दो पदार्थों का विचार करिए, सॉरी निम्न पदार्थ पर विचार करिए। पहला है समस्थानिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। जी हाँ, प्रोटॉन समान होती है समस्थानिक। आगे कहता है संभारिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। हाँ, संभारिक में ऐसा होता है, प्रोटॉन का संख्या भिन्न। संभारिक का मतलब क्या है? द्रव्यमान संख्या बदलेगा, और द्रव्यमान संख्या बदलने वाला कौन है? खुद सोचिए। संभारिक हमेशा याद रखिएगा, दो अलग अलग तत्व का परमाणु होता है, दो अलग अलग तत्व का परमाणु होता है, तब वो संभारिक कहलाता है। तो उसका परमाणु क्रमांक अलग होगा, परमाणु क्रमांक अलग होगा तो प्रोटॉन का संख्या अलग अलग होगा। भिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान है किंतु परमाणु संख्या भिन्न हो गया, तो इसको संभारिक बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? संभारिक। इसका सारे कण अलग अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों का जो संख्या होता है कभी समान नहीं होता। संभारिक में सब अलग होता है, लेकिन आपने देखा था क्या बोलता है समस्थानिक में कि उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान रहता है, न्यूट्रॉन खाली बदलते रहता है, लेकिन इसमें सारा बदला हुआ रहता है, सारा। वे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में कौन संभारिक नहीं है? तो एक बात समझिएगा जरा, मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में करेक्ट करा दे रहा हूँ आपको। ये काट दीजिए इसमें और आंसर इसको दे दीजिए। इसके अलावा सभी को घटा घटा के देखिएगा ना, तो अच्छा, एक सबसे पहले जानिए संभारिक का मतलब क्या है। परमाणु क्रमांक अलग अलग होना चाहिए। आप देखिए इसका परमाणु क्रमांक और इसका देखिए अलग अलग है, इसका देखिए, इसका देखिए, परमाणु क्रमांक बदल रहा है, इसका देखिए, इसका देखिए, इसका देखिए, इसका देखिए, इसका देखिए, सबका परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो संभारिक हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या देखना रहता है संभारिक में? आप परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है, पहली बात देख लिया आप लोग। अब आपको देखना है इसको और इसको देखिए, और इसको इसको देखिए, घटाइए। यहाँ से आप न्यूट्रॉन का संख्या निकाल सकते हैं। बस समझ में आ रही है? यहाँ यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको, सबके ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या सेम है? देखिए इसमें 54 54 116 116, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको काट दीजिए, आंसर डी दे दीजिए। माफी चाहते, गलती से मैंने इसमें टिक कर दिया, इसलिए मैं कटवा रहा हूँ, उसको समझिए। यहाँ पे 40 है, ऊपर ऊपर 40 है, संभारिक हो रहा है। 54 है संभारिक है, 116 संभारिक है, इसमें 16 आ गया तो काम खराब हो गया ना। 40 40 रहता तो संभारिक हो जाता, वरना देखिए इसमें 14 12 16 ऐसे करके है ना, तो यही आंसर होगा मेरा, अलग अलग है। लेकिन लेकिन इसमें तो यहाँ 16 है, इसको अगर हटा देते हैं तब ये भी संभारिक हो जाएगा। संभारिक संभारिक, डी नंबर आंसर हो जाएगा।
लेकिन ऑक्सीजन काटने के बाद, जैसे ये क्वेश्चन है, इतना 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 उदाहरण है, तो आप नीचे देखिए सबका, नीचे वाला सेम है, नीचे सेम रहता है, उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। परमाणु क्रमांक होता है ना नीचे। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितना है? 3 है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो सीजियम के। सीजियम के 36 के करीब है शायद। सीजियम सीजियम सीजियम, हाँ 36 है सीजियम के। अभी ऑप्शन है आपका, ऑप्शन के हिसाब से अगर देंगे आप तो पोलोनियम के कितने समस्थानिक है? 1 मिनट, ये क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा पोलोनियम। इस ऑप्शन में 27 होता है इसका, ठीक है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाया जाता है ऑप्शन के हिसाब से? तो पोलोनियम 27 दीजिएगा, लेकिन ऐसे हम 36 होता है। सबसे ज़्यादा किसका है? सीजियम का 36 है। पोलोनियम का कितने समस्थानिक है? तो आपका आंसर देंगे 27 तरह के समस्थानिक पाए जाते हैं। समान परमाणु संख्या समान परंतु भिन्न परमाणु भार वाले तत्व, भार बदल गया, परमाणु संख्या समान है तो समस्थानिक कहलाएगा। किस भिन्न कौन से विभिन्न तत्वों के, अलग अलग तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उसको सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं, न्यूट्रॉन का संख्या समान है। सम न्यूट्रॉनिक वे है, क्रमांक संख्या समान था, परमाणु भार भिन्न, क्रमांक परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान। न्यूट्रॉन की संख्या समान, डी आंसर देंगे। सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन समान होगा। निम्नलिखित में कौन सा सम न्यूट्रॉनिक है? तो इसको घटा के चेक करना होगा। इन दोनों को घटाइए, 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 इन दोनों को घटाइए। ध्यान रखिएगा, जब घटाएंगे और बराबर बराबर आ रहा है दैट मीन सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। जैसे देखिए, पहला में 86 में से 36 जाएगा, 0 और 5 50 आएगा, फिर यहाँ घटाइएगा तो फिर 50 आएगा, तो ये सम न्यूट्रॉनिक हो गया। यहाँ घटाइएगा 4 आएगा, यहाँ घटाइएगा 4 आएगा, ये भी सम न्यूट्रॉनिक है। यहाँ पे घटाइएगा 16 आएगा, यहाँ घटाइएगा 16 आएगा, यानी सब आंसर दे दी इसका, डी, सारे सम न्यूट्रॉनिक है। आइसोटोन होते हैं, आइसोटोन, टोन लगा है शब्द में। समान न्यूट्रॉन को बोलते हैं, समान संख्या में न्यूट्रॉन हो तो आइसोटोन बोलते हैं। न्यूट्रॉन समान तो आइसोटोन। इसी को हिंदी में सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं, इंग्लिश में आइसोटोन बोलते हैं। गलत पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन कथन गलत है? पहला करा है समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती थी। डिफिनीशन तो दिया है, सही तो है। समस्थानिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, जी नहीं, रासायनिक गुण सेम होते हैं, भौतिक गुण अलग होता है समस्थानिक का। ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा आपका, गलत है। इसको पढ़िए, समस्थानिक के नाभिक के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिकों के नाभिक के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, एकदम सही बात है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो संभारिक कहलाता है। ये भी डिफिनीशन है संभारिक का, सही है। यहाँ है कि वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो। क्या है? वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान और प्रोटॉन का संख्या भिन्न हो, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। न्यूट्रॉन का संख्या समान है तो सम न्यूट्रॉनिक। ये कह रहा है, इसके उदाहरण है, तो आप देखिए नीचे 14-15 है तो संभारिक तो हो नहीं सकता, काट दीजिए इसको। ऊपर में बराबर है नहीं तो संभारिक भी नहीं होगा, समस्थानिक संभारिक तो ये हुआ नहीं। अब आपस में घटाइए, यहाँ 16 आएगा, यहाँ घटाइए, यहाँ भी 16 आएगा, तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा ये, सम न्यूट्रॉनिक। यहाँ है कि संभारिक तत्वों के परमाणुओं के नाभिक, संभारिक तत्वों के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो संभारिक है। भारी भारी कैसे चेंज होता है? प्रोटॉन के द्वारा थोड़े ना होता है, ये न्यूट्रॉन के द्वारा होता है, तो ये गलत है पहला वाला। संभारिक तत्वों में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या योगफल समान होता है, तो जी हाँ, योगफल समान होता है तभी तो संभारिक कहलाएगा, ये सही है। कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग होता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है कोबाल्ट समस्थानिक का प्रयोग। यहाँ की चट्टानों की आयु या पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ये आंसर देंगे यूरेनियम का, यूरेनियम समस्थानिक का। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करने के लिए किसका समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? जीवाश्म का उम्र ज्ञात करना है, कितना दिन पुराना है, तो आंसर क्या दीजिएगा? जीवाश्म वाला में
कार्बन डेटिंग करते हैं, कार्बन समस्थानिक का प्रयोग। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60, और इंग्लिश में कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं, और ब्रेन के कैंसर को ट्यूमर बोलते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण गामा किरण निकलता है इससे। कोबाल्ट 60 से कौन सा किरण निकलता है? गामा किरण, ध्यान रखना है। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्का की स्थिति पता लगाने के लिए रक्त का थक्का सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है रक्त का थक्का लगाने के लिए। घेघा रोग के इलाज में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? आयोडीन समस्थानिक का। ट्यूमर का पता लगाने हेतु किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर का पता लगाता है, और कोबाल्ट 60 कैंसर, ब्लड कैंसर का पता लगाता है, इलाज होता है। बे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन समान था, सम इलेक्ट्रॉनिक कह रहा है। ये इसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, किसके साथ? तो पहले देखिए 106 का जवाब देने के लिए आपको जानना होगा 13 है इसका परमाणु क्रमांक, और 13 इलेक्ट्रॉन होगा। 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया? इसने दे दिया किसी को, तो 10 बचा। कितना बचा? 10। 3 प्लस का मतलब क्या होता है? इसने किसी को दिया है, तभी तो इस पे 3 प्लस आ गया। प्लस आने का मतलब 3 प्रोटॉन दिखने लगा, क्योंकि परमाणु विद्युतता उदासीन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। आपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया था, आपके माथा पे प्रोटॉन दिखने लगा। 3 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये दिया है। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से किसमें सेम घटना हो रहा है, बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए ये 18 नंबर पे आता है, और माइनस का मतलब है 19 हो गया। सॉरी, मतलब थोड़ा गलत बोला गया, उल्टा बोला गया। ये 17 नंबर होता है, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन होता है, एक माइनस आया हुआ है, मतलब ये 18 हो गया। 17 से अब 18 हो गया, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, हमको 10 जानना है। नेक्स्ट है आपका, इसका होता है कितना? फ्लोरीन का 9, और 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो कितना हो गया? 10। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, एक ज़्यादा ले रखा है। ऐसे करके चेक करेंगे, थोड़ा याद करेंगे धीरे धीरे। निम्नलिखित कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है? इलेक्ट्रॉन का संख्या समान होना चाहिए। तब सबसे पहले देखिए कितना नंबर पर कौन आता है, तो यहाँ हो जाएगा कैल्शियम का सल्फर का बराबर हो जाएगा। देखिए इन सभी का लिखिए। सोडियम जो होता है वो 11 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है? तो आप कहेंगे 11 नंबर पे आता है। 1 प्लस का मतलब है अब ये 10 रह गया। पोटेशियम का जो देखेंगे हाल है 19 नंबर पे आता है। एक चूंकि दे चुका है किसी को, तो ये 18 रह गया। अब कैल्शियम का यहाँ से देखिए, यहाँ कैल्शियम देखिए, यहाँ कैल्शियम है। कैल्शियम का आपका होता है कितना? 20। 2 किसी को दे रखा है, तो 18 बचा हुआ है। सल्फर का होता है आपका 16। 1 मिनट, हाँ सल्फर का होता है 16, ठीक बोले मैंने। और 2 ले रखा है, माइनस है मतलब 2 ले रखा है ये किसी से, तो 18 हो गया ये भी। तो सम इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया, इलेक्ट्रॉन बराबर हुआ, तो यही आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम का भी जान लीजिए आप, यहीं पे 12 होता है, और 2 किसी को दे रखा है, मतलब 10 बचा हुआ है मैग्नीशियम में। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में विद्यमान होते हैं। समस्थानिक की बात कर रहा है, तो बता रहा था कि एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं। समस्थानिक है तो दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। समान यौगिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, भिन्न परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या तो समान होना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता परमाणु संख्या अलग अलग। बहुत रासायनिक गुण समान होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, दिमाग रहे, न्यूट्रॉन अलग हो सकता है समस्थानिक में। स्थान समान, जी यही आंसर होगा। दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, बना लेंगे। इस क्वेश्चन में है आपका कि निम्नलिखित में कौन एक न्यूक्लियॉन नहीं है? न्यूक्लियॉन नहीं है, तब प्रोटॉन न्यूक्लियॉन है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन है, और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन में नहीं आता है।
बात समझ में आया? वैसे एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे आंसर तो इसका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बट ये जिस अनुसार न्यूक्लियस, न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। ये तो ये पूछ नहीं रहा है, ये तो पूछ रहा है जो न्यूक्लियन ना हो, तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, पॉजिट्रॉन भी हो जाएगा। बट जब आंसर देना हो ना, इन चारों ऑप्शन ऐसा आ जाए, तो मौलिक कण को छोड़ के, मौलिक कण है ना 3 गो परमाणु का, इसके अलावा को मान लीजिए कि न्यूक्लियन नहीं है। बात समझे? तो पॉजिट्रॉन आंसर देना सही रहेगा। वैसे आंसर तो सी और डी दोनों है, लेकिन समझ गए ना कॉन्सेप्ट कैसे आंसर देना है? यही सब भी जानना है, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ा जाएगा। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जानना है जो मैं अभी समझाऊंगा, ये बहुत काम का है आपके लिए। देखिए होता क्या है ना, कि 4 तरह का ये जो क्वांटम संख्या आपको जानना है, ठीक है। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम संख्या बोलते हैं, ठीक है। मुख्य मतलब प्रिंसिपल तो समझ ही गए। दिगंशी का जान लीजिए, इसको बोलते हैं अजीमुथल, अजीमुथल क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को बोलते हैं मैग्नेटिक, ये तो समझ ही जाएगा। चक्रण क्वांटम संख्या स्पाइन बोलते हैं, स्पाइन, स्पाइन क्वांटम संख्या। तो सारे अब समझ गए। अब आप नाम, चलिए नाम समझ गए, तो अब आइए अब इसके फंक्शन समझ लीजिए ज़रा। देखिए आप जानते होंगे कि ऐसा चीज़ आप जानते होंगे कि इसको बोलते हैं KLMNOP, ऐसे करके होता है ना। तो एक चीज़ समझिएगा, सेल के बारे में, जितने सेल है इसके बारे में बताता है कौन? मुख्य क्वांटम संख्या। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इस प्रत्येक सेल के अंदर भी सब सेल होता है, उसके बारे में दिगंशी क्वांटम संख्या बताता है। सब सेल होता है। उपकक्षा, ये तो कक्षा हुआ, उपकक्षा हुआ। इसके अलावा क्या होता है ना, उस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसे ऑर्बिटल बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और जो मूवमेंट होता है सारे चीज़ का, उसको चक्रम क्वांटम संख्या में पता चलता है। क्लियर हो रही है बातें? आपने नाम सुना होगा, गौर से सुनिए। मुख्य क्वांटम संख्या में KLMNOP ऐसे करके आता है। दिगंशी में क्या आता है? SPDF, ऐसा नाम सुने क्या? और चुंबकीय, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या, इसमें 2 रहता है, इसमें 6 रहता है। दस रहता है, इसमें 14 रहता है। इसमें ऐसे करके एक बनता है, इसमें ऐसा 3 बनेगा बॉक्स। बात समझ में आ रही है? SPDF, ये सारे सब सेल होते हैं। और सेल में क्या था? KLMN ऐसे करके। और इसमें ऐसे बॉक्स बनाइएगा तो एक बॉक्स बनेगा, इसमें 3 बॉक्स बनेगा, इसमें उसी तरह 5 बॉक्स बनेगा, क्योंकि एक में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक ऐसे एक ऐसे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे की तरफ रहता है। समझे? तो इस तरीका के सब, ये सेल हो गया, एक सब सेल हो गया, और सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको बताएगा, और ये बताएगा उसका मूवमेंट। मुझे लगता है अच्छे से समझ में इतनी बातें आई होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप क्वेश्चन सुनिए। इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा की बात कर रहा है। क्वांटम संख्या जो निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कक्षा की औसत ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा को सूचित करता है। तो आंसर हो जाएगा, कक्षा की बात कर रहा है ना, कक्षा, तो पहला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है कि कक्षा के परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के कारण ऊर्जा, उत्पन्न ऊर्जा की माप किस क्वांटम संख्या से होगा? तो कोणीय संवेग की बात करेगा, ये सब पर ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं दिगंशी। नेक्स्ट है कि क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास, क्या है? अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है। तो दिशा बताने वाला कौन होता है? एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखिए क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास, अभिविन्यास का मतलब होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल वाला किसको बताया है? तो चुंबकीय हो जाएगा आंसर, चुंबकीय क्वांटम संख्या हो जाएगा। 3 नंबर वाला चुंबकीय ही ना था, उल्टा पुल्टा करके दिया था। देखिए 1 नंबर में मुख्य क्वांटम संख्या,
2 में दिगंशी और 3 में हो जाएगा चुंबकीय, सॉरी 4 नंबर में चुंबकीय था, नहीं 4 में चक्रण था, 3 नंबर में था। आगे पीछे करके दे सकता है। वैसे आपको समझ में आया होगा यहाँ पे क्या चीज़ की बात कर रहा है, ऑर्बिटल की बात कर रहा था, चुंबकीय आंसर देंगे। अच्छा, जिम्मन इफेक्ट की व्याख्या करने हेतु किस क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा चुंबकीय। जिम्मन इफेक्ट याद रखिएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा पता चलता है। रासायनिक तत्व अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या आ गया। तो चुंबकीय अभी बताए थे ना, क्या चीज़ पर है, दिमाग लगाइए, अभिविन्यास, ऑर्बिटल। नेक्स्ट है कि मुख्य क्वांटम संख्या कक्षाओं की ऊर्जा और आकार बताती है, तो जी हाँ सही है। दिगंशी क्वांटम संख्या उप कक्षा के रूप में बताती है, अभी बताया, जी हाँ ये भी सही है, अजीमुत्थल इसको बोलते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या उप कक्षाओं की दिशा बताती है, तो जी हाँ दिशा बताती है। यहाँ कह रहा है कि परमाणु के एम सेल में कौन से सब सेल उपस्थित नहीं हो सकता है। देखिए बताते हैं हम, एक बेसिक टेक्निक आपको जानना पड़ेगा। देखिए पहला होता है के एल एम, यहाँ से लिखते हैं के एल एम एन, ऐसे होता है ना। तो इसमें क्या होता है, एस रहता है, इसमें एस और पी रहता है, इसमें रहता है एस पी डी रहता है, इसमें रहता है एस पी डी एफ रहता है। बात समझे, एस पी डी एस पी डी एफ। तो आपका एम में पूछ रहा है, तो एम में एस पी डी हो सकता है, एफ नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें एस रह सकता है, डी रह सकता है, पी रह सकता है, एफ नहीं रह सकता। इसमें क्लियर हो रही होगी बातें। एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है? तो एस ऑर्बिटल, ये तो थोड़ा डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, समझे। इसका ए आंसर दे दीजिए, गोलाकार होता है। नेक्स्ट है आपका कि के सेल की ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो आप एक चीज जानिए, के एल एम एन ओ पी, इधर ऊर्जा बढ़ते जाता है, तो के सेल की ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो जी हाँ सबसे पहला तो न्यूनतम होती है। आगे कहता है एफ सब सेल की ऊर्जा महत्तम होती है। तो जैसे इसमें नियम चलता है ना, उसी तरह उसमें चलता है, एस पी डी एफ। तो एफ लास्ट में है, तो हाँ ये भी सही है, इसमें ये दोनों सही है। क्लियर हो गई। यहाँ पे कह रहा है कि सब सेल है सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सब सेल इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। तो एस में 2 रह सकता है, एस पी में 6 रह सकता है, ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। ए में 6 रह सकता है, डी में 10 रह सकता है, एफ में 14 रह सकता है, ये सब सही है। आंसर इसका बी जाएगा। पी उप सेल में ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी? तो के एल एम एन ओ पी, नहीं इसकी बात नहीं कर रहा है, इसका 3 हो सकता है। ऑर्बिटल का संख्या पूछ रहा है। देखिए एस पी डी एफ, एस में एक ऑर्बिटल होता है, इसमें एक होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। तो इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें 3 होता है, 2 2 करके भरता है, सब में 2 ही रहेगा इलेक्ट्रॉन। इसमें 5 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, इसमें उसी तरह कितना हो जाएगा, जितना इसका इलेक्ट्रॉन रह सकता है उसका आधा होता है, 7 इसका हो जाएगा। समझ गया, ऐसे करके निकाल लेंगे। तो पी में कितना हो जाएगा, 3। दिगंशी क्वांटम संख्या निर्धारित करती है, दिगंशी की बात कर रहा है। तो कोणीय संवेग अभी थोड़ा देर पहले आपको पता चला था। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम, चारों समान नहीं हो सकता, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो इसका आंसर दीजिए, पाउली से संबंधित है, पाउली ने यह बात बताया था। थोड़ा छोटा कर लिया जाए। यहाँ है कि पाउली के अपमार्जक सिद्धांत में निम्न कौन सा निष्कर्ष प्राप्त होता है? तो ये सब थोड़ा सा याद रखना है। पहला कह रहा है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होगा, के एल एम एन, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है के में, तो 1 डालिए एन के जगह पर,
इसमें आ जाएगा आपका 2, 2 डालिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, एल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एम का जानना है तो 3 3 9 दूनी 18 रह सकता है, इसमें 32 रह सकता है, ऐसे करके आप निकालेंगे। ठीक है, तो पहला तो सही है। किसी कक्षा में सब सेल की संख्या कक्षा की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। किसी कक्षा में सब सेलों की संख्या कक्षा की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है, तो ये भी सही है। किसी कक्षा में सब सेल की यह संख्या वो मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर ही होता है। आगे कहता है एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उन दोनों के चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो आप देखेंगे जब भी ऑर्बिटल बनता है तो एक ऐसे एरो बनता है, वो ऐसे बनता है, अपोजिट होती है उसका मूवमेंट। इसमें कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उसके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो हुंड का नियम ये कहलाता है। यानी कि मान के चलिए, ऐसे समझाता हूँ, 3 बॉक्स है और पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे कि सर एक इसमें ऐसे भर देंगे, एक इसमें भर देंगे, एक इसमें भर देंगे, और यहाँ दम सही है। लेकिन अगर मैंने एक घटना कर दिया, क्या घटना कर दिया, मैंने आपको दे दिया 5 इलेक्ट्रॉन, तब कैसे भरिएगा? मैं 4 ही देता हूँ, तो आप कहेंगे सर ऐसे भरेंगे, 1 इसमें, 2 3 और 4, ऐसे एगो को खाली छोड़ देंगे। तो हुंड ने कहा ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसा कभी नहीं भरेगा, पहले एक एक भरेगा। सबसे फर्स्ट नियम क्या है? पहले एक इसमें आएगा, फिर एक इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, अगला अब इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके अलावा एक बच गया तो यहाँ पे आएगा। अगर मान के चलिए 5 होता तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता, 6 होता तब यहाँ इलेक्ट्रॉन आता, ऐसे करके। ये हुंड का नियम है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के पथ के लिए दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं की कल्पना करते हुए बोहर सिद्धांत में सुधार किया? तो आंसर हो जाएगा सोमरफील्ड ने ऐसा काम किया था। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के पथ के लिए दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं की कल्पना करते हुए बोहर सिद्धांत घोषित किया? तो वह सोमरफील्ड ने किया था ये काम। मुख्य क्वांटम संख्या संबंधित है सब सेल अभिविन्यास। मुख्य क्वांटम संख्या किससे है? सब सेल से। सब सेल का कोणीय संवेग, अभिविन्यास, साइज और कोणीय, तो साइज से आंसर दीजिएगा। ठीक है, अभिविन्यास से तो हो नहीं गया, दिगंशित से संबंधित है, इसे चुंबकीय वाला था, चक्रण तो ये है। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का एक स्थान निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? यह आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। यह क्या कहता है? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आपका कि सब सेलों में इलेक्ट्रॉन का क्रमिक प्रवेश किस सिद्धांत नियम के अनुसार होता है? तो आपका जवाब निकल कर आएगा, इसको बोलते हैं अफबाउ के सिद्धांत के आधार पर निकलता है। नेक्स्ट है पॉइंट, अफबाउ के सिद्धांत के अनुकूल बता रहा है कि जिस सब सेल के लिए n+1 का मान न्यूनतम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करता है। तो ये बात डायरेक्ट याद रखिए। हाँ, और जब 2 सब सेलों में n+1 का मान एक ही रहता है, तब इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम होता है। दोनों सही है इसके लिए। एक परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को परिभाषित किया जा सकता है। तो अफबाउ के सिद्धांत, हुंड का नियम, पाउली अपमार्जक सभी से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ है निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? क्या संभव नहीं है? तो डी नंबर संभव नहीं है। यहाँ पे डी के कारण काम खराब हो गया है। पीडी परमाणु क्रमांक 46 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा? तो आंसर पहला क्रोमियम प्लस 4d10 के बराबर होगा। नेक्स्ट है आपका 1s2, 2s2 और 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ये है आपका Ne सोडियम दोनों का। बात समझे, Ne और सोडियम दोनों का है ये। आप कहेंगे ये कैसे आप जान पा रहे हैं? तो देखिए, आपको एगो चीज़ लिखने आना चाहिए। बात समझे, आप जानते हैं 1s होता है पहले, ये लिखने का तरीका। फिर पहला हो गया तो फिर 2 नंबर में आइए, ये के लिए हो गया। रुके
थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। आइए, पूरा स्क्रीन खाली किया। अब समझिएगा ज़रा। पहला हम जानते हैं के होता है, दूसरा को भी हम लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं एल। तीसरा को जानते हैं एम होता है, चौथा को जानते हैं एन होता है, और पांचवा को जानते हैं ओ होता है, ऐसे। अच्छा, इसमें क्या होता है, 1s, इसमें होगा 2s तो 2p, इसमें होगा 3s तो 3p, 3d भी होगा, अगला होगा 4s, 4p, 4d और 4f। ऐसे ही होता है। आगे और भी लिखा जा सकता है, जैसे 5s, 5p, 5d और 5f। यहीं पे अटक जाएगा, f के आगे अभी तक नहीं वैज्ञानिक को जरूरत पड़ा है। अब इसको कट करना रहता है, तो ऐसे कटेगा। और हमेशा ऊपर से चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो, मान के चलिए आपको कोई कह दिया कि आप लिख के बताइए 10 का, 10 मान के चलिए परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता, कैसे लिखिएगा, 1s पहले लिखिएगा, और s में कितना रहता है, 2 रहता है, तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर लिखिएगा ये वाला 2s2, फिर लिखिएगा क्या, 2p6, 2 2 4 2 6 हो गया, लिखा गया 10 का। बात समझ में आया? ऐसे करके आप लिखेंगे, जिसका भी लिखना हो। इसी से हम वो पता कर रहे हैं। अब समझ में आई बात, कहाँ से आ रहा है? तो उसी से लिखने का प्रैक्टिस करना होगा आपको थोड़ा सा। मैं आंसर बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा बैठ के प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सा नेट से निकाल के कितना नंबर पे कौन आता है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका उसी तरह यहाँ पे दिया गया है के परमाणु संख्या 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो आंसर हो जाएगा आर्गन और 4s के समान हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? सोडियम आयन कह रहा है, तो एक सोडियम आयन में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा तो एक कम होगा, एक कम वाला ऑप्शन जो होगा उसमें टिक कर देना है। तो आंसर हो जाएगा 135 का 28, क्योंकि 11 होता है और एक लास्ट में रहता, वो एक नहीं है क्योंकि वो किसी को दे रखा है, तो ये लास्ट वाला एक नहीं है, इसीलिए। नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्लोरीन आयन की है? क्लोरीन आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले रखा होगा, ये 17 होता है, और एक ले रखा है, मतलब एक कहीं से ले रखा है, तो ये 18 हो गया। कहाँ है 18, देख लीजिए। यहाँ पे 8 कर लीजिए, ऑप्शन तो कोई है नहीं, इसको 8 कर लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। डी नंबर को टिक लगा दीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना पूछ रहा है, तो 13 के हिसाब से दे दीजिए, कहाँ 13 पूर रहा है देख लीजिए, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ए भी हो जाएगा, इसमें भी 13 पूर रहा है, तो एगो में 2 कर दीजिए ताकि डी आंसर रह सके। परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, 20 है तो कैसे लिखिएगा, तो 138 का जवाब देंगे 2882। एक चीज़ जानिए, बाहर वाला को बोलते हैं बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी का नाम है, और अंदर वाला को कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ सिद्धांत के अनुसार नहीं है? अभी जो मेथड मैंने बताया आपको, अफबाउ का नियम से बताया था। यहाँ पे क्रोमियम नहीं, Cu होगा, कॉपर, Cu। इनमें सभी हो जाएगा आंसर। नाभिक का साइज होता है तो 10 के पावर 15 मीटर होता है। ऑप्शन ए में मीटर करके आंसर लगा दीजिए, ए नंबर। सेंटीमीटर में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 कम जाएगा, 10 के पावर -13 हो जाएगा सेंटीमीटर में। सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? कोर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो 2 8 1 होता है, तो ये तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी 10 हो गया कोर इलेक्ट्रॉन।
एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, 3। नेक्स्ट है, ये जो दिया गया रिएक्शन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? ये जब जोड़िएगा तो 29 आएगा। ये है आपका कॉपर का, क्योंकि याद रखिएगा 30 होता है कॉपर का, और एक कम जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक खो रखा है, इसीलिए आयन बना हुआ है ना, 30 आया है, तो इसी का होगा, मतलब 29 आएगा जोड़कर। यहाँ पे है कि एक इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम एस में भरेगा। बात समझ में आ रही है? SPDF ऐसे करके चलता है। ये कह रहा है कि निरूपण निम्न किसके समान हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, नियॉन प्लस 2s1। क्लोरीन आयन बनाया हुआ है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक ये ले रखा है, 7 था, एक ले लिया, तो 8 हो जाएगा ना इसका लास्ट में संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे निम्नलिखित तत्वों में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है? तो कितना हो जाएगा? 2 8 2 10 4 14। 14 नंबर पे आने वाला कौन है? तो इसको बोलते हैं सिलिकॉन। यहाँ पे है M++ या M2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, 8 2 10 10 4 14 और 10 24, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, 26 हो जाएगा रियल में, M का 26 हो जाएगा, तथा परमाणु भार दिया हुआ है 56। तो इसके न्यूट्रॉन का संख्या, तो आप समझे 2++ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रखा था, तब जाके ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। तो दो जोड़ दे दिए, 26 हो गया, 26 इसमें से घटा दीजिए न्यूट्रॉन निकालने के लिए, तो 30 आंसर आ जाएगा। पहला कह रहा है कि सोडियम एल्युमिनियम फास्फोरस तथा क्लोरीन में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, तो पहला तो सही हो गया। नेक्स्ट है सोडियम एल्युमिनियम फास्फोरस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। जी नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान नहीं है। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो बाहर वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 2 आंसर हो जाएगा। कैसा लगा सेशन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन मुझे तो लगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, पढ़े हैं आप जवाब दे पाएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, वो हल्का हल्का चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो फिर वहाँ काम खराब होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्लास आने वाला है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक बंधन आने वाला है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल बॉन्डिंग। बेहतरीन सेशन है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उसमें भी मैं बता रहा हूँ, 1 सेकेंड, कितना क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ, क्योंकि एक एक चैप्टर से इतने क्वेश्चन से रूबरू करा दिया जाएगा आपको। उसमें भी तकरीबन थोड़ा 150 से कम रहेगा, 150 के करीब रहेगा। तो बेहतरीन क्लासेज जो भी रहेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। चैनल इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया वीडियो तो।